जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर वाली जो भी क्लास 11 का उसकी 5th पार्ट की वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मेनली लॉज को कवर करने जा रहे हैं। टोटल 11 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में 5 लॉज है। ओके, 5 लॉज कौन कौन से? सबसे पहला तो आपको आज इस वीडियो में 3 लॉज को पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो कि आपका लिखा हुआ है। सेकेंड आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। थर्ड आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। थर्ड के बाद फोर्थ है आपका गेल-लेचर लॉ ऑफ गैसेस लॉ और फिर अवोगाद्रो लॉ है। ये 5 लॉ आपको इसमें पढ़ने हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 लॉज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं। बाकी इसके पहले की कुछ वीडियोस जो पोस्ट करी हुई है, अगर आपको उनमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं ना, उनमें पूछ सकते हैं रिस्पेक्टिव वीडियोस में। प्लस आप इसको देखने के पहले उनको देख लीजिएगा थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी वजह से सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि क्या कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्लास 9 में आपने जब 9th में शुरुआत हुई ना साइंस की, केमिस्ट्री की, तो उसमें आपको पढ़ा दिया गया था दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। या को पढ़ाया गया था कि मास ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ये चीज़ जैसे एनर्जी के लिए पढ़ाई जाती है, सेम तो वही लॉ है। ये सबसे पहले लॉ बताया गया। इस लॉ को 1789 में, 1789 समझ रहे, आज से लगभग 300-200 साल पहले की बात है। 1800-200 ऐसे होगा, 240 साल के पहले की वीडियोस को आज लोग मतलब पढ़ाई चीज़ को पढ़ रहे हैं। ये तब का लॉ है। लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसका मतलब है हम लोग कभी मास बना नहीं सकते, जो मास है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फिर अलग से कोई मास बना नहीं सकते। इस अर्थ का जो मास होगा वही मास पूरे का रहेगा और इसके मास को ना बढ़ा घटा नहीं सकते। हालांकि ये लॉ को बाद में आइंस्टीन ने E = mc² लॉ से रिलेटिविटी की एक थ्योरी आई थी, इसमें बताया हुआ था E = mc²। इसमें m जो है मास है, E जो है एनर्जी है। तो ये बताया गया था इस लॉ की वजह से ये लॉ को बिल्कुल गलत हो गया था। ये लॉ मतलब गलत हो गया, लेकिन आज भी हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पढ़ते चले गए। क्यों पढ़ते हैं? उसका बेसिक मतलब ये चीज़ और ये चीज़ में अंतर क्यों है, आज भी क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मेन रीजन समझा देता हूँ। उसका मेन रीजन ये था, ये जो बात करी जा रही है ये उन चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है जो नॉर्मल है, मतलब अच्छे खासे साइज में है। ये जो बात करी जा रही है ये जो लाइट की स्पीड से जबर करेंगे, इसमें जो c फंक्शन क्या है ना, c = स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जब कोई चीज रन कर रही होगी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तब उस केस में के लिए लॉ अप्लाई होता है, यह लॉ उस केस में अप्लाई नहीं होता है। तो उसको छोड़ करके सब में जब ये लागू हो रहा है तो क्यों ना इसी को पढ़ लेते हैं। इस वजह से मेरे पढ़ाया जा रहा है कि मास के नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, है ना, या फिर मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये पहला लॉ था। इस लॉ को एंटीनियो लेविसन ने दिया हुआ था 1789 में। पहला लॉ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इस लॉ के बारे में बताते हैं। इसमें ऐसा बोला जाता है, ये लॉ ये स्टेट करता है कि कोई भी कंपाउंड जो दिया गया हो, कैसे ही बनाओ, कोई मैटर नहीं है। मान लो ये अपने आप नेचर ने प्रोवाइड बना दिया है वैसा बन गया, या फिर नेचर में पाया जाता है कोई भी चीज़ वैसे बन गया, या फिर हम लोग लैब्स बना रहे हैं, कैसे ही बना रहे हैं, नो मैटर वेदर इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड और सिंथेटिकली मेड, कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो हमेशा वो सेम प्रोपोर्शन में उस एलिमेंट का वेट को कैरी करेगा, उस एलिमेंट को वेट को सेम कैरी करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जांपल है। क्यूप्रिक कार्बोनेट आपको पता है, मैं क्या करता हूँ, कॉपर जो है अपना, कॉपर Cu 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक Cu प्लस एक Cu डबल प्लस। Cu डबल प्लस, जो Cu प्लस होता है Cu प्लस बोला जाता है, Cu डबल प्लस होता है क्यूप्रिक बोला जाता है। ये बात याद आ रही होगी ना आप लोगों को? ठीक है। फिर कार्बोनेट में क्या होता है? कार्बोनेट CO3 होता है -2, क्यूप्रिक +2, क्यूप्रिक है +2 -2 CO3 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या आया? CuCO3। ये है कॉपर कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट। या फिर कॉपर की ब्रैकेट में +2 की वैल्यू लिख देते हैं, ऐसे करके आप पाओगे कॉपर ब्रैकेट में रोमन में 2 लिख दिया गया है। इससे बताया जा रहा है ये 2 की 2 इसकी वैलेंसी है, इसकी पावर है, मतलब सॉरी पावर नहीं बोलते, वैलेंसी है इसकी, क्यूप्रिक कार्बोनेट।
क्यूबिक कार्बन में बता देंगे। अब ये है NS मतलब होता है नेचुरली प्रोड्यूस और ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि ये सब्सटेंस नेचुरल सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस सिंथेटिक सब्सटेंस है जो कि लैब में बना हुआ है। दोनों के केस में देखा गया क्या कॉपर कार्बन बड़ा, तो जो कॉपर का परसेंटेज है, कार्बन का परसेंटेज है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है, ये लगभग बिल्कुल सेम आया। कॉपर नेचुरल सब्सटेंस में भी 51.35% था और सिंथेटिक जो लैब में आया उसमें भी सेम था। इसका मतलब जो ये लोग बोल रहे हैं सेम प्रोपोर्शन रहेगा उस एलिमेंट का बाय वेट, चाहे वो कंपाउंड कैसे भी हो, गिवन कंपाउंड से जैसे भी बड़ा हो उसका सेम रहेगा। तो बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ये बोला जाता है। ये आपने फिर देखा था 51.35 था, फिर उसके बाद 99.74 इसका कार्बन का कंपोनेंट, कार्बन परसेंटेज था, ऑक्सीजन का परसेंटेज 38.91, चाहे वो बात करें नेचुरल की चाहे वो बात करें सिंथेटिक की, ये दोनों में सेम रहता है। सेकेंड लॉ आपने बिल्कुल क्लियरली समझ लिया है। सेकेंड लॉ बताता है कि जो आप कंपाउंड कहीं से ले लें, चाहे वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया गया हो, सिंथेटिक सब्सटेंस हो, चाहे वो नेचुरल सब्सटेंस हो, अगर कंपाउंड सेम है तो उसके जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन होगा, उस एलिमेंट का प्रोपोर्शन होगा बाय वेट, वो हमेशा सेम रहेगा। ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, चलिए समझते हैं। समझने के पहले थोड़ा सा आपको मैं बिल्कुल बेसिक हिंट देना चाहूँगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को ना हो इसके लिए बहुत सिंपल से बताना चाहूँगा। इस लॉ में बात एक कंपाउंड की कभी करी नहीं जाती है। एक कंपाउंड की बात करी जाती है, मतलब एक एलिमेंट्स है, कई सारे एलिमेंट्स में एक और एलिमेंट बन गया, फिर दूसरा एलिमेंट बन गया सेम। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच होकर के वाटर बनाता है H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है H2O2। इस दोनों केसेस में जो बन रहा है, इसकी केस की ऐसे केस की बात करी जा रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट सेम है लेकिन बनाते अलग अलग है, वहाँ की बात करी जा रही है। तो समझते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? ये डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब डेफिनेट रख दीजिए, मल्टीपल मतलब मल्टीपल होकर के फिर एनालाइज होगी। तो ये लॉ कहता है अगर दो कंपाउंड्स, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड एलिमेंट में डिफरेंस पता है ना? नहीं पता तो बता देता हूँ, चलो ठीक है। कंपाउंड वो होते हैं जो कोई भी एक से ज्यादा एलिमेंट से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और किसी के बाद नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। इंडिविजुअली बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। वही चीज अगर हाइड्रोजन और कार्बन अटैच हो जाए या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हो जाए या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हो जाए, ये मिलकर के जो बनाएंगे, फॉर एग्जांपल NO2 क्या है? कंपाउंड है। H2O क्या है? कंपाउंड है। CH4 क्या है? कंपाउंड है। तो जो मिलकर के बना रहा है उसका ही कंपाउंड फॉर्म हो रहे होते हैं। ओके, एक मिनट रुकिएगा। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग कि कंपाउंड और एलिमेंट क्या कर सकते हैं, उसकी समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस लॉ की। लॉ बोला था अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो उस पूरी कंपाउंड्स में जो मास होगा किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे के फिक्स्ड मास के कंपैरिजन में वो हमेशा स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होगा। इससे क्लियर करता हूँ, कोई डाउट नहीं, टेंशन लेना। क्लियर करता हूँ तो ये बोला जा रहा है, मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके, एग्जांपल समझते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। तो H2 प्लस O2 का हाफ यहाँ कर देता हूँ कि बैलेंस करने के लिए, अगर बैलेंस नहीं करते तो बातें नहीं है। H2 बना रहा है, ठीक है। और यही चीज H2O2 H2O2 बना रहा है। यहाँ वैसे पेरोक्साइड की जरूरत होती है लेकिन बैक अभी मतलब पाएंगे, ये एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। H2O2 बना रहा है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के बना रहा है, तो इसी को बता रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स मिल करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। एक कंपाउंड ये बना रहा है, एक कंपाउंड ये बना रहा है, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर, इसमें जो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट है वो फिक्स्ड मास इसका है, हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है। मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर, मतलब इसका मास और इसका मास स्मॉल रेशियो में होगा। ऑक्सीजन का इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? 60। ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है? 8 का मास कितना होगा? 60 है ना। तो
तो ऐसे समझ सकते हैं, ये ऑक्सीजन सिंबल है तो 16 और यहाँ पे O2 है, O2 का मतलब 32, यहाँ पे 32, इस 16 और 32 का जो रेशियो करेंगे आप 16 अपॉन 32 करेंगे तो 1:2 रेशियो में आएगा, 1:2 रेशियो में आएगा। तो 1:2 रेशियो स्मॉल होल नंबर में आएगा ना, तो वही बताया जा रहा है स्मॉल होल नंबर में हमेशा उसका रेशियो होगा। होल नंबर क्या होता है क्लियर होना चाहिए आपको, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 करना ये नेचुरल नंबर होते हैं, 0 को इंक्लूड करके होल नंबर, मतलब 0 से लेकर के अनगिनत तक कितने कितने ये सारे होल नंबर होते हैं, इन नंबर से पाया जाएगा इनकी वैल्यूज। तो केवल लास्ट में से लॉ समझ लेते हैं। लॉ कहता है लॉ ऑफ नंबर प्रोपोर्शन। अगर बोला जा रहा है इफ two compound, two elements combine with each other and form more than one compound, दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये बात बताई जा रही है कि द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर इज ऑलवेज इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो। ये बात डिफाइन करी जा रही होती है, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में जब इसी में अटैच करके वीडियो बनाऊंगा तो फिर करनी है। इसके अलावा फिर फोर्थ और फिर मतलब दो लॉ के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में जो और हो जाएगा। तो अभी दो लॉ जो है वो फोर्थ लॉ और गेन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम बोलते हैं। आपने इसके पहले भी एक लॉ पढ़ा हुआ था जो कि था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, तो ये वॉल्यूम का लॉ है। मतलब कुछ सिमिलरिटी तो होगी इसमें, सिमिलरिटी समझते हैं क्या है इसमें। सिमिलरिटी ये है कि अगर गैसेस कंबाइन करती है या फिर बनती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, तो वो हमेशा सिंपल रेशियो में करती है बाय वॉल्यूम। उसमें क्या था, सिंपल रेशियो में बनती है बाय वेट, ये चीज वॉल्यूम के बारे में बात करती जाएगी। और इसमें एक चीज कंडीशन रखी गई कि हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, उसके लिए ये बात करी जाएगी। तो ये जो सेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के लिए बात क्या करी जा रही है, बोला जा रहा है कभी भी कोई गैस कंबाइन करती है या प्रोड्यूस होती है तो वो हमेशा किस फॉर्म में, सिंपल रेशियो वॉल्यूम की फॉर्म में होगा, प्रोवाइडेड कि उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो हमेशा। सेम हम लोग एक रिएक्शन लेके चलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन है, जो हम लोग अभी वेट वाले में भी कंसीडर कर रहे थे, जिसमें लॉ मतलब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन बाय वेट था, उस वाले में कंसीडर कर रहे थे। अब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिया, उस समय वेट की बात हो रही थी, तो ये 20 ग्राम में 10 ग्राम में 10 ग्राम 5 ग्राम ऐसा वाला सीन हुआ था। इसमें 100 ml ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लोग हमेशा लीटर या ml में कंसीडर करते हैं ना, तो यहाँ पे ml में रहता, ऑक्सीजन क्या ml में रहेगा, 50 ml हो गया, वाटर 100 ml बना। अब जैसा इसका रेशियो हम निकाल के देखते हैं, ये 100 ml था जो कि ये वैल्यू थी, ये वैल्यू बन गया 100 ml, ये 50 ml का यूज हुआ था, 50 ml बन गया था। तो 100 और 50 का रेशियो निकालेंगे तो 2:1 का रेशियो आएगा, जो कि स्मॉल होल नंबर में है। वही चीज बताया जा रहा था, सिंपल रेशियो में आएगा जो कि स्मॉल होल नंबर में है, सेम जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सेम वैसे ही रहेगा। इसमें हमने देखिए यहाँ पर पॉइंट रखा हुआ है सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टेम्परेचर और प्रेशर होगा, ये उस वाले केस में भी था, इस वाले केस में भी है, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गेन-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम नहीं याद आ रहा नाम, तो आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी लिख करके इसको ले सकते हैं कि फोर्थ लॉ है चैप्टर फर्स्ट का सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ लॉ की। फिफ्थ लॉ है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ से पहले इसको कंसीडर करते हैं, गेन-लुसाक्स लॉ को किसने दिया है, नाम समझ में आ रहा है, गेन-लुसाक्स ने दिया था 1808 में दिया था। इस लॉ के 3 साल बाद एवोगाड्रो जी आए, तो बोलते हैं चलो लॉ बताने आए हैं तो लॉ बताते हैं। ये जो इक्वल वॉल्यूम का सीन आप पहले 3 साल पहले पढ़ा था, गेन-लुसाक्स बता रहा था ना, इक्वल वॉल्यूम, उस इक्वल वॉल्यूम को ही हम लोग सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में लेंगे तो वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेगा। मतलब वॉल्यूम से हिसाब देगा ना, 100 into 50 मतलब 100 और 50 का रेशियो निकालेंगे 2:1, तो इसका ऐसा करना था कि 2:1 आ रहा है, ये 2:1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ एटम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन का 2 रेशियो था, तो ये बोल रहा था, इसका कहना ये था कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है और ये मिल करके बन रहा है H2O बन रहा है, मतलब वाटर बन रहा है। ये चीज अब अगर आज की डेट में ये चीज तो इतनी ज्यादा कॉमनली नोन है कि कुछ कहो ना, उस समय 1811 में वो बड़ी बात थी। अब अगर कोई व्यक्ति का जो बता रहा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिफरेंस होते हैं, उसने ये बोला कि ये 2H और O किसी के ऐसा हो सकता है कि O2 भी कंसिस्ट कर सकता है और ये 4 हो सकते हैं, ये 4 हो सकता है हाइड्रोजन, या फिर H2 भी कंसीडर हो सकता है और ये 2 हो जाएंगे। ये चीज भी एवोगाड्रो ने बताई थी, ये बड़ी बात थी। और जानते हैं 50 साल तक इसने ये बात मानी भी नहीं थी, ये चीज इन्होंने 1811 में बता दी। डाल्टन का नाम सुनेंगे क्या, उसके बाद डाल्टन की फिल्म डाल्टन कहता है नहीं 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 ऐसा होता ही नहीं है,
ये दो एटम्स कंबाइन करके H2 भी फॉर्म कर सकता है। ना ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन H के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन के O के फॉर्म में मिलेगा, ये चीज होती थी। बाद में पता चला 50 साल लग गए, जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जर्मनी की कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई गई कि नहीं, अब ऑर्थर ने जो 50 साल पहले लॉ दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी वजह से आज लेना पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है सब अलग अलग होते हैं। हो सकता है दो एटम्स कंबाइन करके अपना ही सेम मॉलिक्यूल बना ले, मतलब हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना सकता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके O2 बनाता है। आज के डेट में तो बहुत नॉर्मल लगता है ना ये, हम लोग 9-10 में पढ़ के आ रहे थे, हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठा। उस समय बहुत चला था। इस व्यक्ति ने और ने कितना हल्का डिफरेंस मानिएगा, इसका भी और वैल्यू पता चली कि आपने मोल परसेंट या वगैरह कोई नंबर पढ़ा हुआ था, हल्का वैल्यू हल्का व्यक्ति ये नहीं था, बहुत तड़े मार आदमी था। तो खैर उस समय इसने ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिफरेंस बताया हुआ था। तो ये इस वीडियो का अंत था। बाकी इसके बाद हम लोग जो कवर करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली होनी चाहिए, नहीं होगी तो एक बार वीडियो बना देंगे, डाल्टन की थ्योरी कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपको मोलैरिटी ये सारी चीज़ भी आती है, उनको नॉर्मलिटी इन सबको कवर करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये इस वीडियो का है। इस चैप्टर का कोई भी चीज़ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछेगा। कोई भी वीडियो में अंडरस्टैंडिंग बन रही हो कमेंट में बताइए, तारीफ भी करिए, लाइक करिए वीडियो को, और ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हैं, मतलब थोड़ा चैप्टर समझना चाहते हैं केमिस्ट्री क्लास 11 का, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो लेते आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।